सो हेलो गाइस, तो ये हमारी करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी किसकी पुण्यतिथि को 11 फरवरी को समर्पण दिवस मनाया गया। तो आंसर होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ये भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक थे। उन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ की नींव रखी थी और उनके जन्म की बात करें तो 25 सितंबर 1916 में उनका जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु होती है 11 फरवरी 1968 को। और इसीलिए हर साल उनकी पुण्यतिथि को यानी कि 11 फरवरी को समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह आपको ध्यान रखना। और इनकी जयंती को भी एक दिवस मनाते हैं हम, यानी कि 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी आप ध्यान रख सकते हो। अंत्योदय का मतलब क्या होता है? गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान, या यूं कहें कि अंतिम व्यक्ति का उत्थान करना। तो ध्यान रखना, इनका नाम इनकी जयंती से और पुण्यतिथि से 2 दिवस हमने देखे। फिर आपसे पूछ रहे भी किस राज्य ने घर घर राशन योजना शुरू की थी। तो आंसर होगा पंजाब ने। तो पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उन्होंने पंजाब के अमलोह से घर घर राशन योजना शुरू की थी। उद्देश्य क्या था? गरीबों को आसानी से राशन उपलब्ध कराना, मतलब लाभार्थियों का जो राशन है उनके घर पर ही पहुंचा दिया जाएगा। फिर आपसे पूछ रहे अभी महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए पेस मिशन को किसने लॉन्च किया। तो आंसर होगा नासा ने। और किस रॉकेट से लॉन्च किया? तो फॉल्कन 9 रॉकेट से, जो आप जानते हो स्पेस एक्स कंपनी का है, जो कि एलन मस्क की कंपनी है। क्यों लॉन्च किया गया? तो क्वेश्चन में बता दिया, एटमॉस्फेयर और महासागरों की स्टडी के लिए। पेस का मतलब होता है प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड, ओशियन, इकोसिस्टम। आपको याद होगा भी भारत ने भी फॉल्कन 9 से एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, उसका नाम भी याद रखना, GSAT-20 उसका नाम है। और याद रखना, भारत और नासा मिलकर के एक मिशन लॉन्च कर रहे हैं, उसका नाम है निसार। निसार का मतलब हो गया नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार। और इसरो और जापान मिलकर के, जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा, भारत की इसरो है ही सही, ये दोनों मिलकर के कौन सा मिशन लॉन्च कर रहे हैं? लुपेक्स मिशन, मतलब लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। फिर अगला प्रश्न क्या है? स्विट्जरलैंड के जंक फ्राउजोक में मशहूर आइस पैलेस में किसकी स्मारक पट्टिका लगाई गई थी? तो याद रखना, नीरज चोपड़ा की। तो स्विट्जरलैंड में एक स्थान है जंक फ्राउजोक, जिसे यूरोप का शिखर भी बोलते हैं। यहाँ पर बर्फ से बना हुआ एक पैलेस है और वहां पे अभी स्मारक पट्टिका लगाई गई है नीरज चोपड़ा की, जो कि एक सम्मान की बात है हमारे लिए। यहाँ पर और भी कई महान खिलाड़ियों के स्मारक हैं, जैसे कि टेनिस प्लेयर रॉजर फेडरर, गोल्फ प्लेयर रोरी मैकइलरॉय, इन जैसे स्टार प्लेयर्स की यहाँ पे स्मारक पट्टिका है, जिसमें अब नीरज चोपड़ा भी शामिल हो गए। नीरज चोपड़ा आप सभी जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है, इनका संबंध भाला फेंक से है, जेवलिन थ्रोवर है। और इनके सम्मान में एक दिवस हम मनाते हैं, भाला फेंक दिवस। आप बताओ किस दिन को मनाते हैं? बड़ा सिंपल सा प्रश्न मैंने आपसे पूछ लिया, देखते हैं किस किस को पता है और क्यों मनाते हैं। ये मैं आपको रीजन बता देता हूं, क्योंकि जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुए थे उसमें इन्होंने गोल्ड जीता था। भारत के पहले एथलीट बने थे जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड जीता। 87.58 मीटर दूर भाला फेंका था उस वक्त और गोल्ड जीता था। उसी दिन को हम इनके सम्मान में सेलिब्रेट करने के लिए भाला फेंक दिवस के रूप में मनाते हैं। वो दिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप तो बताओ। देखें, अच्छा, विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 11 फरवरी को। तो हर साल 11 फरवरी को वर्ल्ड यूनानी डे के रूप में मनाया जाता है। भारतीय यूनानी विद्वान थे अजमल खान, उनकी जयंती होती है इस दिन और उन्हें भारत में यूनानी चिकित्सा का प्रणेता माना जाता है। थीम भी है यूनानी चिकित्सा एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। और पहली बार इस दिन को 2017 में हैदराबाद के केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में मनाया गया था। वैसे 11 फरवरी को एक और इम्पोर्टेंट दिवस होता है, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो ये भी आप ध्यान रखें। आपको याद होगा पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? तो नहीं याद तो याद रखना, असम के सिलचर में। हमारे आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल है। और आयुष की फुल फॉर्म क्या होती है? देखो, ए मतलब आयुर्वेदा, वाई से मतलब हो गया योगा एंड नेचुरोपैथी, यू से यूनानी, एस से सिद्धा, एच से होम्योपैथी। तो ध्यान रखना। ये भी अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं फिनलैंड में अभी नए राष्ट्रपति कौन बने? तो आंसर होगा अलेक्जेंडर स्टब। तो ये फिनलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, अलेक्जेंडर स्टब, जो कि अब फिनलैंड के राष्ट्रपति बन गए हैं। फिनलैंड की कैपिटल होती है हेलसिंकी। झीलों का देश कहते हैं फिनलैंड को। करेंसी यूरो है, प्रधानमंत्री है पेट्री ओर्पो और अब राष्ट्रपति बन गए अलेक्जेंडर स्टब। आपको याद होगा अभी ओल्जास बेक्टेनोव ये कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने, नायब बुकेले अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट बने और अहमद अवद बिन यमन देश के प्रधानमंत्री बने थे।
आपको याद है भी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया था जिसमें भारत 126वें स्थान पर रहा था। आप मुझे बताओ उस इंडेक्स में टॉप पर कौन रहा, ये मेरा प्रश्न है आपसे। और मैंने अभी आपको कहा ना फिनलैंड इसे झीलों का देश कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि नहरों का देश किसे कहते हैं तो पाकिस्तान आंसर होगा, और नहरों का शहर किसे कहते हैं तो वेनिस को कहते हैं। उसी तरह से झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं किसे केपीपी नामबियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा एस सोमनाथ को। कौन है ये? इसरो के अध्यक्ष हैं, और इन्हीं को 2024 के लिए केपीपी नामबियार पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अच्छा, एस सोमनाथ जी की जो ऑटोबायोग्राफी आई थी उसका नाम क्या है? निलावु कुदिचा सिम्हांगल। ये मलयालम भाषा में थी। अच्छा, एक सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछता हूं, हो सकता है किसी के लिए टिपिकल हो वो प्रश्न अगर आपने ढंग से रिवीजन नहीं किया तो। अभी इसरो को 3 तरह के पुरस्कार मिले थे, 3 अवार्ड हमने देखे इसरो को मिले, अभी लेटेस्ट ही मिले थे, हमने पढ़ा है। बताओ क्या क्या उनके नाम है, उन पुरस्कारों के नाम क्या है? देखते हैं किस किस को पता है। 3 नहीं पता, 2 बताओ, 2 ही लिख दो, 1 बताओ, 1 ही लिख दो। ये जो बीच में मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं ना, ये आपका एनालिसिस करने के लिए है, आपका टेस्ट है एक तरह से समझो। भाई आपने डेली करंट अफेयर्स में पढ़ लिया, मैंने कई बार आपको रिवाइज करवा दिया, रिवीजन करवा दिया, तब जाकर के मैं आपसे पूछ रहा हूं, और फिर भी नहीं पता तो फिर आप देख लो बहुत रिवीजन की जरूरत है। तो ये वाली रिवीजन वाली क्लास आपके लिए रामबाण है फिर तो। और अगर आपके लिए क्लास हेल्पफुल है तो फिर इसको सपोर्ट करना तो बनता है ना। तो आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हो। मुश्किल से 2 या 3 हजार बस व्यूज आते हैं, वो भी एक दिन में नहीं 2 दिन में जाकर के। कैसे मन करेगा फिर बनाने का वीडियोस? तो अगर आप देखते हो अच्छा लगता है तो कम से कम वीडियो को लाइक कर दिया करो। दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप आपके होंगे ही सही, वहां पे एक बार शेयर कर दो वीडियो को, इतना तो कर ही सकते हो। चलो मैं आपको ऑप्शन रिवाइज कराता हूँ। रंजन गोगोई साहब, ये हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, अभी असम का सर्वोच्च सम्मान मिला था इनको जिसे असम वैभव कहते हैं। और शीर्षेंदु मुखोपाध्याय की बात करेंगे, 2023 का कुवेम्पु पुरस्कार मिला था। जबकि सुक्रता पॉल कुमार की बात करें, सॉल्ट एंड पेपर के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार इनको मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं फिर आपसे क्या पूछ रहे हैं। अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जनरल बिपिन रावत जी की प्रतिमा का भी उद्घाटन किया, कहां पे? तो आंसर होगा देहरादून में। जनरल बिपिन रावत जी की बात करें, आप जानते हो ये भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। और अभी दूसरे नंबर के कौन है? जनरल अनिल चौहान है। और मैं आपको बता दूं, अरुणाचल प्रदेश में किबिथु गैरिसन में एक सैन्य शिविर का नाम जनरल बिपिन रावत जी के नाम पे रखा गया था। और इनके नाम पे एक बुक भी आई थी जिसका नाम है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, जिसको लिखा था रचना बिष्ट रावत ने। नेपाल के श्री मुक्तिनाथ मंदिर में उनके सम्मान में एक घंटी भी लगाई गई थी, हमने पढ़ा था। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी स्कूल का नाम उनके नाम पे रख दिया गया, ये भी पढ़ा था। और अभी बिल्कुल लेटेस्ट हमने पढ़ा था कि जम्मू कश्मीर के बारामूला में जो झेलम स्टेडियम है उसका नाम इनके नाम पे रखा गया है। तो जनरल बिपिन रावत जी से संबंधित ये सारे करंट अफेयर्स हमने पढ़े हैं, एक साथ मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं भी राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? नेशनल वुमेन्स डे 13 फरवरी को मनाते हैं। किनकी जयंती होती है? सरोजनी नायडू जी की, जो कि भारत की पहली महिला गवर्नर थी। वे भारत की कोकिला के नाम से मशहूर एक कवयित्री थी। उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और बुलबुल ए हिंद भी कहा जाता है। और याद रखना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी यही थी। अब आप मुझे बताएंगे उन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और कब की थी। बाकी मैं आपको ये भी बता दूं कि 13 फरवरी को एक और दिवस होता है जिसे हम वर्ल्ड रेडियो डे कहते हैं। और कभी एग्जाम में पूछा जाए ना एज ए स्टैटिक के रेडियो का आविष्कार किसने किया था, किसने इन्वेंट किया था, तो मार्कोनी साहब ने किया था 1895 में। ऐसे याद रखना, मार्कोनी और तोड़ दे रेडियो, बोर्ड से पर कर रहा है मार्कोनी। अच्छा, महिला से एक और बात ध्यान में देना, ये हमने देखा राष्ट्रीय महिला दिवस नेशनल वुमेन्स डे, एक अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस भी होता है इंटरनेशनल वुमेन डे, वो 8 मार्च को होता है, तो वो भी ध्यान में रखना, फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया था? तो स्वाति पोर्टल इसका नाम है। यह भी राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर ही यानी कि 11 फरवरी को ही विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार के जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार है प्रोफेसर अजय कुमार सूद, उन्होंने इसको लॉन्च किया था। नाम है स्वाति पोर्टल। स्वाति की फुल फॉर्म है साइंस फॉर वुमेन अ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। और इसे तैयार किसने किया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च ने। और इस पोर्टल के अगर मुख्य उद्देश्य की बात करें, समझें अगर हम, तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि साइंस की फील्ड में यानी कि स्टीम में
स्टेम मतलब जिसे आप कहते हो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, इसमें जेंडर रेशियो को सुधारना मतलब महिलाओं को इस फील्ड में लाना। तो पोर्टल का नाम याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं चेन्नई ओपन 2024 में मेंस सिंगल का टाइटल किसने जीता? तो आंसर होगा सुमित नांगल ने। तो पहले तो आप ये याद रखना सुमित नांगल का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। और अभी जो चेन्नई ओपन चैलेंजर एटीपी टूर्नामेंट 2024 हुआ था उसमें मेन सिंगल का टाइटल जीता है इन्होंने किसे हराया? तो इटली के प्लेयर हैं लुका नारदी को हराया है। फिर अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र को किस राज्य में स्थापित किया गया? तो आंसर होगा तेलंगाना। हमारे जो अभी उपराष्ट्रपति हैं कौन? वेंकैया नायडू जी। और जो केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री हैं जी किशन रेड्डी जी। अभी उन्होंने तेलंगाना के हैदराबाद में ही दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया था। तो ये जो केंद्र है दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र, ये भारत की संगीत नाटक अकादमी का क्षेत्रीय कार्यालय है, या आप यूं भी कह सकते हो कि संगीत नाटक अकादमी का दक्षिण भारत में खोला गया ये पहला केंद्र है, जिसका उद्देश्य है दक्षिण भारत की संस्कृति जैसे कि संगीत, नाटक और नृत्य कलाओं को प्रोत्साहन देना। ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनना। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो एक तो नाम याद रखो आप सीधा सा, नवाब सलाम। अब 2-3 तरह के बिल्कुल डायरेक्ट प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं जो बनेंगे। एक तो ये नाम याद हो गया नवाब सलाम। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय आप सभी को याद होना चाहिए कहां पर है? द हैग नीदरलैंड में है। अच्छा ये भी प्रश्न बनेगा नवाब सलाम ये किस देश से है? तो लेबनान से बिलोंग करते हैं ये। लेबनान की कैपिटल बेरूत होती है। अच्छा ये तो अध्यक्ष बने हैं नवाब सलाम। इसके अलावा एक उपाध्यक्ष भी बनी है, उनका नाम जूलिया है, वो युगांडा से है। अच्छा युगांडा की कैपिटल क्या होती है? कंपाला। और आपको याद हो तो अभी गुट निरपेक्ष आंदोलन की बैठक हुई थी यहाँ पे। बाकी ऑप्शन में ये 2 नाम जरूर याद रखना। डेनिस फ्रांसिस, ये भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78वें सत्र के अध्यक्ष हैं। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को लघु संसद भी बोलते हैं, विश्व की लघु संसद बोलते हैं, याद रखना। अच्छा ये जो है डेनिस फ्रांसिस ये किस देश से हैं? ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। त्रिनिदाद व टोबैगो के हैं ये। और एंटोनियो गुतेरेस आप जानते ही हो ये पुर्तगाल के हैं, यूनाइटेड नेशन के हेड हैं ये। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अगर पहले सेक्रेटरी जनरल कौन थे ये पूछूंगा तो आंसर होगा ट्रिगवेली, वो नॉर्वे से थे। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए, यहाँ पे ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं किस देश में भारत की यूपीआई सेवा अभी शुरू की गई थी? तो आंसर होगा श्रीलंका और मॉरिशस में। और ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है जहां पे यूपीआई सेवा हमारी शुरू हुई है? तो वो फ्रांस है, ध्यान रखना। और पहला देश कौन सा है विश्व का जहां पे हमारी यूपीआई सेवा शुरू हुई? तो आंसर करना नेपाल है। यूपीआई मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में या बैंक के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हो वो यूपीआई के माध्यम से होता है। इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। किसने की थी? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। देखो मॉरिशस और श्रीलंका के स्टैटिक देख लेते हैं। मॉरिशस की बात करें तो कैपिटल पोर्ट लुइस होती है, करेंसी है मॉरिशियन रुपी और प्रेसिडेंट है पृथ्वीराज सिंह रूपन। और श्रीलंका में बात करें तो लेजिस्लेटिव कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, एग्जीक्यूटिव कैपिटल इसकी कोलंबो होती है, करेंसी है श्रीलंकन रुपी। और प्रेसिडेंट रनिल विक्रमसिंघे हैं और प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धन है। 2 तरह के एक्सरसाइज याद रखना जो हम श्रीलंका के साथ करते हैं, एक है मित्र शक्ति और एक है स्लाइनेक्स। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी अंतरराष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ का 25वां सत्र पहली बार भारत में कहां पे हुआ? तो आंसर होगा असम में। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी? अंतरराष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ की, कॉन्फेडरेशन और इंटरनेशनल स्मॉल टी होल्डर्स की। और अब इसकी जो 25वीं बैठक हुई है वो भारत में हुई है, पहली बार भारत में हुई है इसकी बैठक। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और भारत में भी कहां पे? असम के गुवाहाटी में। और इस बैठक में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली गई थी, आपको याद हो तो बोला गया था कि जो अंतरराष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ का भी मुख्यालय चीन में है उसे भारत में शिफ्ट किया जाएगा। और भारत अभी 2 सालों के लिए इसका अध्यक्ष भी बना है। अच्छा ये तो हमने चाय की बात कर ली, तो चाय हमने पी ली, तो अब कॉफी की भी बात कर लें। तो कॉफी से याद आएगा अंतरराष्ट्रीय कॉफी सम्मेलन, इसका आयोजन पहली बार भारत में हुआ था 2023 में। याद है आपको कहां पे? बंगलुरु में। और उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना आप जानते हो ना, टेनिस से इनका संबंध है अभी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में
जो कि साल का पहला ग्रैंड स्लैम है, उसमें मेंस डबल का टाइटल इन्होंने जीता था। अच्छा, वैसे अभी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 141वीं बैठक 141 नंबर की बैठक हुई थी भारत में दूसरी बार इसकी ये बैठक हुई, मुंबई में हुई थी, याद रखना। और इसी में तो फैसला आया था कि 2028 में जो लॉस एंजल्स में जो 34th नंबर के समर ओलंपिक होंगे, यहाँ पे क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। ओलंपिक में दूसरी बार ये मौका है जब क्रिकेट शामिल होगा ओलंपिक में। तो पहला मौका कब था, ये मेरा प्रश्न है आपसे। देवियों और सज्जनों, बताओ पहली बार ओलंपिक में क्रिकेट कब खेला गया था? फिर अगला प्रश्न देखो क्या है। अभी चर्चा में रहा था CAR टी सेल थेरेपीज का संबंध किससे है? तो आंसर होगा कैंसर से। अब वैसे तो बड़ा डिटेल में समझने के लिए है इसे, और ये प्रश्न अभी एग्जाम में पूछा भी गया था। इससे संबंधित ही कुछ प्रश्न था, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं आ रहा वो, मुझे भी आप ही में से एक स्टूडेंट ने बताया था। अगर आप में से किसी के एग्जाम में ये प्रश्न आया था या वो स्टूडेंट अगर इसे देख रहे हैं तो मुझे जरूर याद दिलाना कि वो प्रश्न क्या था। तो डिटेल में तो मैं आपको यहाँ समझाऊंगा नहीं, क्योंकि हमारी रिवीजन वाली क्लास है। डेली करंट अफेयर्स वाली में मैं आपको समझा चुका हूँ। तो अभी शॉर्ट में मैं आपको जो काम की बात है वो समझाता हूँ कि एक तो ये याद रखो, CAR टी सेल थेरेपी को अभी मंजूरी मिल गई है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। और इसका उपयोग ल्यूकेमिया के इलाज में होने वाला है, मतलब ब्लड कैंसर के इलाज में। यहाँ पे CAR का मतलब याद रखो, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर्स। इसे डेवलप किसने किया ये याद रखो, IIT बॉम्बे में स्थापित एक कंपनी है इम्यूनोएसिटी। और आप कह सकते हो ये भारत की पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी है, जिसे कहा गया नेक्स कार 19। तो ये थी आज की आपकी रिवीजन वाली क्लास। यहीं तक रखते हैं आज की क्लास। छोटा छोटा हम बना रहे हैं वीडियोस, ताकि डेली देखने में भी आपको ज़्यादा टाइम न देना पड़े, आपका रिवीजन भी होता रहे, डेली छोटे छोटे डोज लेते रहें। बस रेगुलरिटी बना के रखनी है, काम हो जाएगा आपका। और सेशन अभी तक आप लाइक नहीं करते हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करा करो, अगर हेल्प मिलती है तो। वीडियो को सपोर्ट करो, दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर ज़रूर करना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।